वेलकम टू सर्वक्ष। मैं ऋषिकेश। एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 11th के लास्ट पार्ट के साथ हम इस पार्ट में अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट कवर कर देंगे। इसके पहले हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़ लिया था और हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पर स्टॉप किया था। तो हम स्टार्ट करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से। सबसे पहले हम एटॉमिक थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले एटम की बात कर लेते हैं एक बार। तो एटम को क्या डिफाइन किया गया था पहले कि इनडिविजिबल है। ठीक है, एटम का अगर हम मीनिंग देखें तो कहाँ से आया, एटोमियो से आया है, और एटोमियो का मतलब क्या होता है, इनडिविजिबल। ठीक है, हाँ। बट 1808 में डाल्टन ने अपनी नई फिलोसॉफी दी। अब फिलोसॉफी क्यों बोला गया है यहाँ पे, फिलोसॉफी इसलिए बोला गया है क्योंकि इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था। ठीक है, ये इनकी खुद की फिलोसॉफी थी। अगर एक्सपेरिमेंटल एविडेंस होता तो यहाँ पर फिलोसॉफी वर्ड यूज़ नहीं किया जाता। तो डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी, उसमें ये 4 पॉइंट्स इंक्लूड हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम्स। ठीक है, जो मैटर होता है, कोई भी मैटर, उसमें क्या होते हैं, इंडिविजिबल एटम्स होते हैं, मतलब उनको हम तोड़ नहीं सकते फर्दर। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। अगर कोई, ठीक है, कोई एलिमेंट है, उसके जितने भी एटम है सबकी प्रॉपर्टी क्या होगी, आइडेंटिकल होगी। ठीक है, और उनका जो मास होगा उन एटम्स का, वो भी क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। हाँ, बट अगर डिफरेंट एलिमेंट के एटम हैं, ठीक है, देन जो उनका मास होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। थर्ड पॉइंट कहता है कि कंपाउंड कैसे कैसे बनते हैं। तो अगर एटम्स जो है, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स, ठीक है, अगर कंबाइन हो रहे हैं किसी फिक्स रेशियो में, तो उससे क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। कि जैसे हम H2O वगैरह की बात कर सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरह से हम एटम की बात कर सकते हैं। हाँ, अब फोर्थ पॉइंट उन्होंने दिया केमिकल रिएक्शंस पर, कि जो केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। केमिकल रिएक्शन को उन्होंने क्या बताया कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा कि जो एटम है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। सिर्फ क्या होते हैं, वो एक रीऑर्गेनाइज होते हैं और नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। अब ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का प्लस पॉइंट ये था कि ये है जो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन कर सकती थी। ठीक है, बट इसमें एक एक्सेप्शन ये था कि लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, जो गैलियस वाला लॉ था, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। क्योंकि रीज़न क्या था, क्योंकि सेम एटम कंबाइन होने का वहाँ पर कोई भी बात नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने भी जो बोला डिफरेंट एटम को, अपने जो इन्होंने फोर्थ पॉइंट में बोला, तो डिफरेंट एटम्स कंबाइन होकर कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा थ्योरी वाला एटॉमिक्स, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास क्या हुआ, किसी एटम का मास। ठीक है, जब भी हम कोई मास अगर कर रहे हैं तो उसको हम सबसे पहले रिलेटिव वे में उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है हाइड्रोजन क्या है, स्मॉलेस्ट लाइटेस्ट एटम है, तो उसका जो हाइड्रोजन का मास है, हम पहले क्या असाइन करते थे, 1 ऐसा असाइन करते थे, मतलब 1, और उस पर साथ कोई यूनिट नहीं लिया करते थे। ठीक है, बट 1961 में क्या किया गया, 1961 में कार्बन 12 को एज ए स्टैंडर्ड लिया गया और उसके रिस्पेक्ट में फिर बाकी के मास, एटॉमिक मास को डिफाइन किया गया। ठीक है, तो कार्बन 12 क्या है, कार्बन का ही एक आइसोटोप है। ठीक है, हाँ, और यूनिट क्या ली गई, AMU। ठीक है, अब AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। और ये जो एटॉमिक मास यूनिट है, ठीक है, इसको कैसे डिफाइन किया गया कि 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन, मतलब कार्बन 12 का मास कितना ले रहे हैं हम, 12 AMU ले रहे हैं। कार्बन 12 का मास कितना ले रहे हैं, 12 AMU। तो 1 AMU कितना हो जाएगा, 1/12 मास ऑफ कार्बन हो जाएगा ना, 1/12, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, वहीं से हम डिफाइन करते हैं, क्या करते हैं कि 1 AMU में कितना मास होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। सिमिलरली हम हाइड्रोजन एटम का मास अगर ग्राम में बताएं तो क्या हो जाएगा, वो 1.6736 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, तो अब हमें कन्वर्ट करना है AMU को, इस ग्राम वाले मास को हाइड्रोजन के AMU में। तो क्या करूँगा मैं, कुछ नहीं, ईजी है, इसको डिवाइड कर दूँ किससे, 1 AMU के मास से। तो मैंने डिवाइड किया तो हमारा आंसर आता है अप्रॉक्सीमेट 1.008 AMU।
तो जो हम कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को, तो वो क्या यूज़ करते हैं 1.008। इसी तरह से कार्बन का ऑक्सीजन का मास क्या होगा, ऑक्सीजन 16 का मास होगा 15.99 अप्रॉक्स 16। ठीक है। हाँ, अब हमने क्या किया है नाउ डेज AMU को हमने रिप्लेस कर दिया है किससे, सिर्फ U से, जिसको हम क्या बोलते हैं यूनिफाइड मास बोलते हैं। ठीक है। मतलब क्या है, अब हम एवरेज मास वहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है तो वहाँ भी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम, तो इनका जो एवरेज मास है वो लिया जाता है यहाँ पर। तो अब हम बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास की। ठीक है। एवरेज हम जानते हैं क्या होता है, सम करके टोटल नंबर ऑफ उसे डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज आ जाता है। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें कार्बन 12 के लिए, ठीक है, तो कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, C12, C13 एंड C14। ठीक है। तो जो हम यहाँ पर एवरेज मास निकालते हैं, ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कौन सा कार्बन कितना है, तभी तो हम कर पाएंगे ना। टोटल 100% है, तो इसमें से 98.892% क्या है, कार्बन 12 है, 1.108 कार्बन 13 एंड 2.2 इंटू 10⁻10 क्या है, कार्बन 14 है। ठीक है। हाँ, तो अब क्या करें हम 98 इंटू 12 प्लस 1.108 इंटू 13 प्लस 2 इंटू 10⁻10 इंटू 14। ठीक है। अब ये जो आएगा उसको हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, मतलब परसेंटेज इंटू मास। तो ऐसे प्लस करते अगर जाएंगे हम तो हमारा क्या आ जाएगा, कार्बन 12 का मास आ जाएगा। तो कार्बन 12 को फिर हमारा उसी अकॉर्डिंगली मास कितना आएगा 12.011। यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया है 100 से डिवाइड नहीं किया जैसे मैंने आपको बताया, तो उन्होंने क्या किया पहले ही 98% को 0.98 यूज़ कर लिया। ठीक है। 1.1 को इन्होंने 0.011 यूज़ किया। सिमिलरली 10⁻10 को 10⁻12 यूज़ किया, मतलब उन्होंने पहले ही डिवाइड कर लिया। ठीक है। आप किसी भी तरह से उसको आपको एवरेज निकालना है बस। तो जो एवरेज आएगा वही क्या होगा, आपका कार्बन का मास होगा, और इसी को हम कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करते हैं। अब हम अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, किसी मॉलिक्यूल का मास। ठीक है। तो अब मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, डिफरेंट एटम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं CH4 की, ठीक है, तो CH4 में कार्बन भी है और 4 हाइड्रोजन है। तो एक मास ऑफ कार्बन एटम प्लस 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हमारा क्या आ जाएगा CH4 का मास हो जाएगा। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है। दिस सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। क्लियर। सिमिलरली हम ऑक्सीजन के लिए भी वाटर के लिए भी निकाल सकते हैं कि H2O है तो 2 हाइड्रोजन 2 इंटू 1.008 प्लस एक ऑक्सीजन 16 यूनिट, सो क्या हो जाएगा हमारा मास 18.02 यूनिफाइड मास। ठीक है। तो आपको मॉलिक्यूलर मास भी क्लियर है। अब हम बात करते हैं फार्मूला मास की। ठीक है। सो फार्मूला मास को हम NaCl के एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जो NaCl है वो आयनिक नेचर का होता है, तो वो Na+ और Cl- के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। और Cl- की फॉर्म में हमें कुछ नहीं करना है, Na और Cl का मास उसी तरह से ऐड करना है। अब NaCl के जो जो स्ट्रक्चर होता है उसकी एक खासियत होती है कि जो Na आयन होता है वो 6 Cl- से सराउंडेड होता है, और एक Cl- जो 6 Na आयन से सराउंडेड होता है। तो ये जो उसकी ज्योमेट्री होती है वो ये कुछ इस टाइप से होती है NaCl की। ठीक। सो हम क्या करेंगे Na+ और Cl- के मास को ऐड कर देंगे तो हमें NaCl का मास मिल जाएगा। Na+ का मास कितना 23 यूनिट और Cl का 35.5। तो इस प्रॉब्लम 1.1 को देखते हैं। हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है C6H12O6 मॉलिक्यूल का, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। तो 6 कार्बन है तो 6 इंटू मास ऑफ कार्बन, 12 हाइड्रोजन है प्लस 12 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन, प्लस 6 ऑक्सीजन है तो 6 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन। सम किया 180.162 इज द आंसर। अब हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मोल कंसेप्ट और का। ठीक है। मतलब मोल कंसेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मोल कंसेप्ट हेल्पफुल रहेगा। तो मोल कंसेप्ट को समझने का एक इजी तरीका है, जिसे हम बोलते हैं 1 दर्जन। 1 दर्जन की अगर बात करते हैं तो उसमें हम 12 स्पेसिफाइड करते हैं कि मतलब जो भी क्वांटिटी होगी वो 12 होगी। 1 दर्जन अगर आप बनाना की बात करें तो मतलब वो 12 बनाना है उसमें। ठीक है। सो सिमिलरली मोल का भी वही है कि अगर आप 1 मोल की बात कर रहे हैं
मतलब आपको उसमें कितना काउंट करना है, 6.022 इंटू 10⁻⁻23। अगर आपको 1 मोल बोला गया है मतलब आपको ये नंबर याद आ जाना चाहिए, और इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। तो अगर हम 1 मोल को डिफाइन करें, ठीक है, सो सबसे पहले हम मोल की यूनिट की बात करें तो MOL, मोल जनरली सिर्फ लिखा जाता है। अब 1 मोल में कितना क्या होता है, तो 12 ग्राम C12 में, ठीक है, अगर हम 12 ग्राम C12 एटम्स लेते हैं एग्जैक्टली, तो उसमें जितने, ठीक है, पार्टिकल्स होंगे वो सब क्या होंगे, मोल कहलाएंगे। तो उसी को अगर निकालने की हम बात करें तो वो कितना काउंट हो गया आता है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर आता है। जैसे अगर हम बात करें कि कार्बन एटम का मास होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23, ये मास होता है कार्बन एटम का, ठीक है, एक कार्बन एटम का। अब हम कहें कि 12 ग्राम में कितने कार्बन एटम होंगे, तो मैंने 12 ग्राम से डिवाइड कर दिया एक का मास, तो क्या आ गया, मुझे नंबर ऑफ एटम आ गए। तो यही जो वैल्यू निकल गई ये क्या है, एवोगैड्रो नंबर। शायद मैंने आपको 10⁻⁻23 बता दिया होगा, आई एम सॉरी, ठीक है। क्या होगा वो, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। 1 मोल की बात किया गया मतलब आपको ये। अब अगर 1 मोल मैंने एटम बोला मतलब इतने एटम है। अगर मैं 1 मोल मॉलिक्यूल बोलता हूँ मतलब उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ध्यान रखना है कि इसको हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ 1 मोल हाइड्रोजन एटम में, मतलब 1 मोल एटम बात कर रहा हूँ तो उतने एटम। अगर मैं 1 मोल वाटर की अगर बात करता हूँ, ठीक है, तो 1 मोल वाटर मतलब क्या हुआ, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मतलब इतने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब मोलर मास की अगर बात करें तो जो 1 मोल सब्सटेंस होता है उसका जो मास होता है उसको हम बोलते हैं मोलर मास, ठीक है। तो हम वाटर की बात करें, ठीक है, तो आपको जो एटॉमिक मास आप निकाल के लेके आते हैं, ठीक है, उसको जो आपने वाटर का सम अप किया था तो आपको कितना आया था, 18.02 आया था। वही क्या है उसका मोलर मास है। सेम सोडियम क्लोराइड का 58.5 मतलब 23 + 35.5, ठीक। अब हम बात करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन की। इजी है कि अगर मान लो एक H2 एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें 1 मोल H2 है मतलब 18 ग्राम है, ठीक है। तो इसमें 16 ग्राम क्या है ऑक्सीजन और 2 ग्राम क्या है हाइड्रोजन। तो अगर मैं बोलता हूँ परसेंट कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2/18 हो जाएगा। अगर तो ये परसेंट में करना है तो उसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन की अगर बात करना है तो क्या करूँ, 16, क्योंकि मास 16 है ऑक्सीजन का, डिवाइड बाय टोटल मास 18 इंटू 100। तो इससे क्या आ जाएगा, परसेंट कंपोजिशन ऑफ क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। ये वही किया गया है जो मैंने अभी आपको बताया, हाइड्रोजन का मास डिवाइड बाय टोटल मास इंटू 100, ऑक्सीजन का मास डिवाइड बाय टोटल मास इंटू 100, तो मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन आ गया। इसी तरह आप सिमिलरली डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनमें हर एलिमेंट के लिए मास परसेंट निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है C2H5OH का, कार्बन का मास 2 कार्बन का मास 24 हो जाएगा, 2 इंटू 12, और टोटल मास 46 है, 100 से मल्टीप्लाई किया, कार्बन का परसेंटेज आ गया। इसी तरह आप हाइड्रोजन का निकाल सकते हैं, ऊपर आएगा हाइड्रोजन का मास, नीचे टोटल मास इंटू 100। यहाँ पर भी ऑक्सीजन का मास डिवाइड बाय टोटल मास इंटू 100। अब हम बात करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला की और मॉलिक्यूलर फार्मूला की, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हम बात करते हैं C6H12O6, ठीक है, ये क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो अगर मैं इसके एम्पिरिकल फार्मूला की बात करूं तो क्या है, ये जो नंबर लिखे हुए हैं 6, 12 और 6, जो इसका सिंपलेस्ट रेशियो होगा वो उस फॉर्म में अगर मैं लिख देता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ 6, 12 और 6 में कॉमन 6 जा रहा है, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा, C1H2O1, ठीक है। तो जो CH2O आ रहा है जो आंसर, ये क्या हो जाएगा, इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। क्लियर हुआ होगा आपको कि जो सिंपलेस्ट फार्मूला है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो आएगा वो क्या हो जाएगा, उसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो किसका, मॉलिक्यूलर फार्मूला का।
अब बहुत ध्यान से फोकस करिएगा कि अगर आपको परसेंट कंपोजिशन दिया है, मास परसेंट दिया हुआ है और मोलर मास दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ध्यान रखना, सबसे पहले आपका एम्पिरिकल फार्मूला निकलेगा, उसके बाद निकलेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहले आपको मास परसेंट को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो जो 4.07% दिया है उसको आप डायरेक्टली लिख लीजिए 4.0 ग्राम। सिमिलरली इन सबको आपने ग्राम में कन्वर्ट किया, हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन को, ठीक है। अब आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो आपके पास मास पता है, तो मोल निकालने का फॉर्मूला है कि गिवन मास अपॉन मोलर मास। देखो गिवन मास कितना है 4.07 और मोलर मास कितना है 1.008। तो इस तरह से मोल ऑफ हाइड्रोजन निकल गए। कार्बन की बात करते हैं तो गिवन मास 24 अपॉन मोलर मास 12, कार्बन के निकल गए। अब क्लोरीन की बात करें तो 71, अब ये जो है गिवन मास हो गया और 35.4 मोलर मास हो गया। तो हमने क्लोरीन के मोल्स भी निकाल लिए। अब आपको क्या करना है कि जो आपने मोल्स निकाले हैं 4, 2 और 2, हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन के, तो आपको जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आई है नंबर ऑफ मोल की, ठीक है, अब उस सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को उन सभी मोल से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन का है वो 4 अप्रॉक्स है, तो 4/2 अप्रॉक्स 2 आया, और कार्बन और क्लोरीन क्या क्या 2 क्या अप्रॉक्स थे, तो उनका 1 आ गया, ठीक है। अब इनका जो रेशियो अगर बात करें तो वो क्या आया है 2:1:1, ठीक है। अब जो हमारा रेशियो आया है 2:1:1, इसका मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन है वो कितना है 2 है, कार्बन 1 है और क्लोरीन 1 है। तो इसको हम लिख देते हैं, तो कार्बन 1 CH2 और Cl, तो ये हो गया हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2Cl। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की। हमने एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लिया कि अब आपको क्या जो एम्पिरिकल फार्मूला आया है, अब उस एम्पिरिकल फार्मूला का मास निकालिए। जैसे सी था कार्बन 1 12, 2 हाइड्रोजन 2 × 1.008 प्लस 1 क्लोरीन 35.5, तो ये आया आपका एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है। हाँ, अब क्या करो, आपको जो मोलर मास 98 दिया हुआ है उससे एम्पिरिकल फार्मूला को डिवाइड करो, 98 डिवाइडेड बाय 49, तो आपका आंसर क्या आया 2। अब ये जो 2 आया है इसको क्या करना है आपको, वो जो वो जो रेशियो है जैसे CH2Cl है, तो इन सब में आपको 2 मल्टीप्लाई करना है। तो जब कार्बन 1 में 2 मल्टीप्लाई हुआ तो C2 हो गया, जब हाइड्रोजन 2 में 2 मल्टीप्लाई हुआ C4 हो गया, और जब क्लोरीन 1 में 2 मल्टीप्लाई हुआ तो Cl2 हो गया। तो जो आपका N आया था उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है इधर, तो आपका क्या आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला मास आ गया। सो आपने थोड़ा इसको आप पीछे रिवाइंड करके देख लीजिएगा कि किस तरह से मास परसेंट को हमने मास में कन्वर्ट किया, उस मास को हमने मोलर मास में मोल्स में कन्वर्ट किया, फिर मोल से हमने सिंपलेस्ट रेशियो निकाला, उस रेशियो को हमने एम्पिरिकल फार्मूला में अप्लाई किया, और फिर मोलर मास को जो है एम्पिरिकल मास से डिवाइड करके हमने एक नंबर निकाला n की वैल्यू, और उस n की वैल्यू को हमने एम्पिरिकल फार्मूला मास में मल्टीप्लाई किया, सो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल के आया। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे कंफ्यूजिंग वर्ड स्टोइकियोमेट्री और स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन की। तो स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है, देखो स्टोइकियो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, तो स्टोइकियो मतलब होता है एलिमेंट और मेट्रो मतलब होता है मेज़र, एलिमेंट का मेज़र। तो सिमिलरली वही काम में आता है ये। आपको हम कोई भी अगर केमिकल इक्वेशन दी हुई है, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि इसका 1 मोल, कार्बन का 1 मोल, ऑक्सीजन का 1 मोल मिलके इसका 1 मोल बना रहा है। अब हमें कैसे पता चला कि 1 मोल में 1 मोल मिलके 1 ही मोल बना रहा है? तो ये इसके आगे जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है कार्बन के आगे वो कितना है 1 है, ऑक्सीजन के आगे जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो कितना है 1 है, और यहाँ CO2 के आगे जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी 1 है। तो इसका मतलब यही है कि ये 1 मोल कंबाइन होकर 1 मोल कंबाइन होकर क्या दे रहा है, जो 1 मोल मिलके कंबाइन होकर क्या क्या मिला हमें, 1 मोल CO2 मिला। समझ में आ गया होगा आपको। मैं फिर से बता देता हूँ कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, इनके आगे नंबर जो है वो 1 है सबके आगे। मतलब ये है कि 1 मोल कार्बन प्लस 1 मोल ऑक्सीजन मिलके 1 मोल CO2 बना रहा है। ये जो इक्वेशन ये कभी, ये मोल कंसेप्ट कभी, ये जो स्टोइकियोमेट्री ये तभी काम में आती है जब आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड हो। बैलेंस इक्वेशन का मतलब ये हुआ
कि लेफ्ट हैंड साइड जितने एटम हैं उतने ही एटम राइट हैंड साइड हो सेम एलिमेंट के। जैसे कार्बन एक ही है तो इधर भी कार्बन एक है, यहाँ पर ऑक्सीजन दो है तो इधर भी ऑक्सीजन दो है। इस तरह से इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक और एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। CH4 प्लस 2O2 जो CO2 प्लस 2H2 दे रहा है, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो जो CH4 के आगे जो 1 है, ऑक्सीजन O2 के आगे जो 2 है, CO2 के आगे जो 1 है, ये क्या है, इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हम इससे पता कर सकते हैं कि जैसे 1 मोल CH4 और 2 मोल ऑक्सीजन अगर मिल जाए तो हमें क्या मिलता है, 1 मोल CO2 मिलता है, और उसके साथ फर्दर क्या मिलेगा, हमें 2 मोल वाटर मिलेगा। ठीक है, तो आप सिर्फ बैलेंस केमिकल इक्वेशन से और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स की हेल्प से ये पता कर सकते हैं कि आपको कितना प्रोडक्ट मिलेगा, आपको कितना रिएक्टेंट लगेगा, या फिर आपका कौन सा रिएक्टेंट बच जाएगा, कौन सा रिएक्टेंट कम पड़ेगा। ठीक है। एक और बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग बिल्कुल नए हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में। जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ होता है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड जो होता है, इनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो एरो के राइट हैंड साइड है उनको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो आप देखो मैंने क्या बोला था, 1 मोल CH4 और 2 मोल ऑक्सीजन मिलके 1 मोल CO2 और 2 मोल वाटर दे रहे थे। तो हम उसी मोल को रिप्लेस कर सकते हैं मॉलिक्यूल के साथ भी, हम उनको मॉलिक्यूल के टर्म में भी बात कर सकते हैं। उसी मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो हम उसको वॉल्यूम के टर्म में भी बात कर सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम के टर्म में भी हम उसको बात कर सकते हैं। अब ये 22.7 आया कैसे, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ थोड़ा सा पहले, कि जो 1 मोल होता है, 1 मोल जो होता है, उस 1 मोल में जो है 22.7 लीटर वॉल्यूम होता है। तो मैंने 1 मोल की बात की थी 22.7। जब मैं 2 मोल की बात कर रहा था ऑक्सीजन की, तो 2 मोल ऑक्सीजन मतलब 2 इंटू 22.7। सेम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 1 मोल मिल रहा है, तो 1 इंटू 22.7, और यहाँ पर जो वाटर के लिए था 2 मोल था, तो 2 इंटू 22.7। तो इस तरह से हम वॉल्यूम के फॉर्म टर्म्स में भी हम स्टोइकोमेट्री का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ हम अब उस मोल को ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 मोल मतलब 16 ग्राम CH4, 2 मोल ऑक्सीजन मतलब 2 इंटू 32 ग्राम, है ना। मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 मोल CO2 मतलब कितना, CO2 का मास 44 होगा, और 1 इंटू 44 ग्राम। 2 मोल वाटर मतलब 2 इंटू मॉलिक्यूलर मास 18 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से हम देखो, हमने यहाँ पर 2 चीज़ सीखी। पहले तो स्टोइकोमेट्री का यूज़ सीखा, किस तरह से वो यूज़ होता है इक्वेशन में, क्या काम में आता है। और दूसरा हमने कन्वर्जन सीखा। क्या सीखा, कि हम मोल्स को मॉलिक्यूल से रिलेट कर सकते हैं, मोल्स को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मोल्स को हम वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नए सब टॉपिक की, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग मतलब जो चीज़ कम पड़ रही हो। ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसमें रिएजेंट्स का यूज़ हो रहा है। ठीक है, हाँ, तो जो चीज़ सबसे पहले कंज्यूम हो जाए, अब मैं आपको एक रिएक्शन के एग्जांपल से बताना चाहूँगा। ठीक है, थोड़ा फिर से पीछे चलते हैं। जैसे हमारे पास ये वाली रिएक्शन है, CH4 2O2 से CO2 प्लस 2H2O बन रहा था। अब मैंने क्या कहा कि 1 मोल CH4 चाहिए हमको और 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए, तब जाके हमको 1 मोल CO2 और 2 मोल वाटर मिलेगा। बट अगर हम बात करें कि हमारे पास 1 मोल CH4 तो है, बट हमारे पास ऑक्सीजन कितना है, केवल 1 ही मोल है। ठीक है, तो अब क्या है कि हमें अगर बात करें तो हमें चाहिए तो 2 मोल था, बट है हमारे पास सिर्फ कितना, 1 ही मोल। तो जब रिएक्शन होने लगेगी तो ऑक्सीजन जो है पहले ख़त्म हो जाएगा, और रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो जो रिएजेंट है जो पहले कंज्यूम हो गया है रिएक्शन के दौरान, उस रिएजेंट को हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। आपको क्लियर हो गया होगा, मतलब जो रिएजेंट कम पड़ गया किसी रिएक्शन के होने के टाइम पर, उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। और सबसे बड़ी बात कि लिमिटिंग रिएजेंट का पता करने के लिए आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का पता होना ज़रूरी है। तो आपको इक्वेशन को बैलेंस करते आना चाहिए। ठीक है, उससे आप इजीली लिमिटिंग रिएजेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो और मैं फिर से यहाँ पे डिफाइन दो किया हुआ, द रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम फर्स्ट, वो रिएक्टेंट जो सबसे पहले ख़त्म हो जाए वो क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट होता है।
अब हम बात करते हैं रिएक्शंस इन सॉल्यूशन की। तो जो हमारा जो हम डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टेंट्स रिएजेंट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उनको हमें किसी तरह से एक्सप्रेस करना होता है कि वो कितना है, उसका अमाउंट एक्सप्रेस करना होता है, ठीक है। तो वो कुछ रिलेटिव भी होता है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है। सो हम मास परसेंट के फॉर्म में उसको सबसे पहले डिफाइन करते हैं, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी एंड मोलरिटी, इन 4 टर्म्स को हम अब डिफाइन करते हैं। इन 4 टर्म्स को डिफाइन करने के बाद में हम फिर वापस आएंगे बैलेंस केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है। और जब हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीख जाएंगे तो उससे के बाद हम लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे जो अभी हमने पीछे छोड़ दिए हैं, ठीक है। सो मास परसेंट निकालना बहुत ईजी हम सीख चुके हैं पहले ही, ठीक है, कि मास अपॉन टोटल मास। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो देखो सॉल्यूशन में 2 चीज़ें होती है, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। क्या होता है? सॉल्यूट होता है कि सॉल्वेंट होता है, ठीक है। सॉल्यूट जैसे मतलब क्या, नमक और पानी मिलके क्या बन रहा है? सॉल्यूशन बन रहा है। तो नमक क्या है? सॉल्यूशन है, ठीक है। शक्कर और पानी शुगर सॉल्यूशन बन गया। तो जो शुगर है वो क्या है? सॉल्यूट है। तो अगर हमें मास परसेंट निकालना है सॉल्यूट का तो क्या करूँ? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ? टोटल मास हो गया सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा? मास परसेंट आ जाएगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे 2 ग्राम सब्सटेंस दिया हुआ है, ठीक है, 18 ग्राम वाटर है। हाँ, अब हमें बोला गया है मास परसेंट निकालना है। तो क्या है, देखो वाटर जो है वो टोटल वॉल्यूम नहीं हुआ, तो क्या हुआ? 2 डिवाइड बाय टोटल मास। 2 ग्राम तो ए था, टोटल मास कितना हो गया? 2 ग्राम प्लस 18 ग्राम। तो ये जो नीचे वाला जो मास है डिनोमिनेटर में, ये क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब क्या? 2 ग्राम सॉल्यूट प्लस 18 ग्राम सॉल्वेंट। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया? मास परसेंट निकाल लिया। क्लियर हुआ? अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। सो फ्रैक्शन ऑफ, अगर आपको 2 अलग अलग चीज़ें दी हुई है, ठीक है। अब मान लो आपके पास कोई मिक्सचर है जिसमें 2 सब्सटेंस है, सब्सटेंस ए एंड सब्सटेंस बी। मैं बात करता हूँ कि दोनों के मोल्स कितने होंगे? एन ए और एन बी होंगे, ठीक है। तो आपको अगर दोनों के मोल्स पता है तो आप उसका फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। क्या, कैसे निकाल सकते हैं? अगर आपको मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है तो क्या करो, ए के नंबर ऑफ मोल्स से टोटल नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर दो, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं? मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, एन ए। अब जो मोल फ्रैक्शन है उस मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं एक्स से। मतलब जब मैं बात करूँगा मोल फ्रैक्शन तो इसको इस तरह से डिनोट करूँगा, एक्स ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। सिमिलरली जो एक्स बी होगा वो क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन बी का एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। हाँ, तो अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब मैं सम टोटल करूँगा इन मोल फ्रैक्शंस का तो ये किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। आप निकाल के देख सकते हैं कि जब आप इन दोनों टर्म्स को सम करेंगे, किन दोनों टर्म्स को, इसको और इसको, तो आपका आंसर आएगा कितना? 1। यहाँ आपने 2 चीज़ सीखी, मोल फ्रैक्शन निकालना और दूसरा कि जो नंबर ऑफ जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं अगर उन सब का आप मोल फ्रैक्शन को सम करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है? 1 आता है। क्लियर? थर्ड पॉइंट है हमारा मोलरिटी, ठीक है। अब मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम सॉल्यूशन किस में? लीटर में। तो ये क्या हो जाएगा? मोलरिटी। और मोलरिटी को हम डिफाइन करते हैं एम में, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें 1 एम सॉल्यूशन किसका? NaOH का, ठीक है। तो 1 एम सॉल्यूशन NaOH का मतलब क्या हुआ कि 1 मोल है किसमें? 1 लीटर में। आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे और बात करें हम कि 0.2 एम सॉल्यूशन है NaOH का, तो आप 0.2 एम मतलब क्या? 0.2 मोल्स ऑफ NaOH किसमें? 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है। तो आप सिमिलरली और बात करें 0.2 मोल्स 1 लीटर में, मतलब आधा लीटर में कितना होगा? 0.1 मोल। सो 0.1 मोल डिवाइडेड बाय हाफ लीटर, हाफ, तो ये 1/2 मतलब इधर 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो वैल्यू क्या आई? 0.2 एम आई आ जाके, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि मुझे बताना है कि पॉइंट, अगर मैं आपको एक 1 एम NaOH सॉल्यूशन देता हूँ, अगर मैं आपको 1 एम NaOH सॉल्यूशन देता हूँ, तो अगर 1 एम NaOH सॉल्यूशन है तो आपको बताना है कि 0.2 मोल्स
कितने वॉल्यूम में हो जाएगा। देखो अगर मैं बात करूँ कि ठीक है, तो ईजिली कन्वर्जन है ये। क्या करना है, 1 मोल 1 लीटर में 1000 ml में, आपको 0.2 मोल के बारे में बताना है। तो वेरी इजी, क्या करेंगे 1000 ml में 1 मोल, ठीक है, तो 1000 डिवाइड बाई 1 इंटू 0.2। तो इससे करने से क्या आ गया, हमारा नंबर ऑफ वॉल्यूम आ गया कि 0.2 मोल में कितना वॉल्यूम होगा। तो हमारा वॉल्यूम कितना आ गया, 200 ml सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो अब इसका मैं आपको सबसे इजी तरीका बता देता हूँ कि कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। M1V1 इक्वल टू M2V2 होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे डायरेक्ट पुट करो 1M, तो वैल्यू 1 पुट करो इंटू 1000। हमें वॉल्यूम रखना है, कितना वॉल्यूम होगा, तो हम इसको V रखते हैं। इसको रखना है हमें 0.2, इसको रखना है हमें, क्या रखना है इसको हमें 1000। यहाँ पर देखो इन्होंने यूज़ किया है M1V1 इक्वल टू M2V2। M1 क्या लिया 0.2, V1 लिया 1000 ml। हमें 0.2M का 0.2M बनाना है, मतलब हमें 0.2M और 1000 ml बनाना है। तो हमें उस 1M वाले सॉल्यूशन से कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा, तो क्या 1M इंटू V2 हमें लेना है। तो M1V1 इंटू M2V2, V2 निकल के आ गया हमारा कितना, V2 निकल के आ गया हमारा 200 लीटर नहीं आएगा, ये ml में आएगा। ठीक है, ये मिस्टेक है यहाँ पर। अब मैं आपको एक और बात बता दूँ, ठीक है, कि आपने 0.2M का सॉल्यूशन बना लिया। अब अगर 0.2 का सॉल्यूशन बनाया 1 लीटर के लिए, मतलब उसमें 0.2 मोल्स NaOH है। अब अगर उसमें पानी मिलाते जा रहे हैं लगातार, तो क्या होगा कि उसकी मोलरिटी चेंज होती जाएगी। इसको हम बोलते हैं कंसनट्रेशन। ठीक है, तो जो कंसनट्रेशन है वो लगातार चेंज होते जाएगा, बट नंबर ऑफ मोल तो उतने रहेंगे। आपने जितना मोल्स उसमें NaOH ऐड किया हो तो वो हमेशा कांस्टेंट वही बना रहेगा, बट क्या है कि वॉल्यूम के चेंज होने से उसकी मोलरिटी जो है वो चेंज होती जाएगी। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि आपको मोलरिटी निकालनी है NaOH की। आपको 4 ग्राम दिया हुआ है, डिजोल्व करना है किसमें 250 ml में। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले अगर आपको मास दिया है तो आपको पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मोल्स में। तो मास अपॉन मोलर मास क्या होता है, मोल होता है। देखो 4 डिवाइड बाई 40 जो किया हुआ है यहाँ पे, ये मोल्स में कर दिया इसको। अब उसके बाद क्या किया, मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूँ, तो मैंने ये वॉल्यूम से डिवाइड किया। अब मैंने 0.250 क्यों लिया, क्योंकि ये ml में दिया हुआ है, उसको मेरे को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मेरा आंसर आ गया 0.4M। तो इस तरह से हम इजीली मोलरिटी निकाल सकते हैं। थोड़ी सी सिमिलर टर्म है मगर बिल्कुल अलग है, मोलरिटी और मोललिटी। अब हम बात करते हैं मोललिटी। ठीक है, जहाँ आपने मोलरिटी में एक जगह वॉल्यूम यूज़ किया था, सेम सिमिलर अब वहाँ आपको मोललिटी में क्या करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट लेना है। यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं इन्वॉल्व है, ओनली मास ऑफ सॉल्वेंट लेना है। क्या कि नंबर ऑफ मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। बाकी सब कुछ आपको वैसे इंटरप्रेट करना है जैसे आपने मोलरिटी के साथ किया था। तो एक एग्जांपल हम देख लेते हैं मोलरिटी का। आपको 3M सॉल्यूशन दिया हुआ है NaCl का, ठीक है, और उसकी डेंसिटी दे दी है आपको 1.25 ग्राम पर ml। आपको क्या करना है, आपको इसकी मोललिटी निकालना है। ठीक है, तो देखो 3M दिया हुआ है, 3M दिया हुआ है, मतलब क्या हुआ कि 3 मोल दिया हुआ है 1 लीटर में। ठीक है, अब 1 लीटर में 3 मोल है, मतलब 3 मोल का मतलब क्या हुआ, उसका मास कितना हो गया 175.5 ग्राम हो गया, क्योंकि NaCl का मास होता है 58.5। ठीक है, अब आपके पास मास पता है। ठीक है, हाँ, अब आपको क्या करना है, ठीक है, तो हमने अभी तक क्या निकाल लिया, हमने सॉल्यूट का मास निकाल लिया। अब हमें डेंसिटी दी हुई सॉल्यूशन की, तो हम देखो डेंसिटी पता है और वॉल्यूम पता है, तो मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। ठीक है, सो मैं डेंसिटी में वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर डेंसिटी में 1.25 ग्राम पर ml में अगर मैं वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दूँ 1000 ml, तो मेरे पास मास आ गया किसका, सॉल्यूशन का। अब लेकिन मुझे जो डिवाइड करना है मोललिटी के लिए, वो मुझे यूज़ करना है सॉल्वेंट का। मतलब मैं क्या करूँगा, इस 1250 जो सॉल्यूशन का मास है, इसमें से ये सॉल्यूट का मास है माइनस करूँगा। तो मैंने सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास माइनस किया, तो मेरे पास क्या आ गया, सिर्फ सॉल्वेंट का मास आ गया। और मैं अब यहाँ पे क्या यूज़ कर सकता हूँ, इस फॉर्मूले में यूज़ सकता हूँ कि 3 मोल तो नंबर ऑफ मोल है मेरे पास, और ये जो मास निकल गया है ग्राम वाला, उसको मैंने kg में कन्वर्ट किया, तो ये kg में कन्वर्ट किया, तो इसको जब डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ गया, स्मॉल m।
जब हम मोलरिटी की बात करते हैं स्मॉल m की बात करते हैं, जब हम मोलरिटी की बात करते हैं तो कैपिटल M की बात करते हैं। तो हमने इस तरह से मोलरिटी फाइंड की। मतलब आप मोलरिटी से, आपको अगर मोलरिटी दिया हुआ है और अगर आपको डेंसिटी पता है तो आप मोलरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बट हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखने वाले हैं। तो हम वापस बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन पे आते हैं। देखो सबसे ये बहुत इजी है, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो जैसे ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आप अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो। ठीक है, अब क्या करो, आप कार्बन को बैलेंस करो। पहले ध्यान रखना आपको ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना है और ऑक्सीजन के पहले आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना है। ठीक है, तो आपने कार्बन बैलेंस किया, इधर 3 कार्बन था, इधर आपने 3 कार्बन से मल्टीप्लाई कर दिया, कार्बन बैलेंस हो गया। आप दोनों साइड 3 3। अब क्या बोला है मैंने आपको कि अब आपको जो है हाइड्रोजन बैलेंस करना है। ऑक्सीजन सबसे लास्ट में आता है नंबर। ठीक है, तो अगर हम इस तरफ बात करें, इधर 8 हाइड्रोजन है, इधर कितने हाइड्रोजन है 4। तो मैंने क्या किया, इधर 2 है तो मैं इधर 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 4 टू 8 हो जाएगा। तो 8 हाइड्रोजन इधर और 8 हाइड्रोजन इधर, दोनों साइड अब ये हाइड्रोजन में हमारा बैलेंस हो गया। अब लास्ट हमारा क्या बचा है, ऑक्सीजन। तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इधर सिर्फ 2 ऑक्सीजन है और इधर कितने 3 टू 6 प्लस 4 10 ऑक्सीजन है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5 टू 10 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी क्या हो गई, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन अगर बैलेंस हो गई तो हम इजीली इसको आगे फर्दर लिमिटिंग रीजन के लिए फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक और अगर यहाँ पे और एक ये वाली देखो इसको, जैसे P4 प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू P4O10। फॉस्फोरस अभी से बैलेंस है ही, आपको सिर्फ बैलेंस क्या करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करना है। तो इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 10 ऑक्सीजन है, तो क्या करो 5 टू 10, 5 मल्टीप्लाई कर दिया तो आपकी ये बैलेंस हो गई। सिमिलरली आप सारी इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि आपको ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करना है अगर ऑक्सीजन रिएक्शन में है तो। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमने छोड़ दिए थे जो स्टोइकोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट पे बेस्ड थे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको बोला गया है कि आपको अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस निकालना है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर निकलेगा अगर 16 ग्राम ऑफ मीथेन बर्न होती है तो 16 ग्राम ऑफ मीथेन का मतलब क्या हुआ, आपको सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ही निकालना है। 16 डिवाइड बाय मोलर मास कर लूँ तो 16 डिवाइड बाय अगर मोलर मास करता हूँ मैं तो आंसर क्या आएगा हमारा। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं दिया हुआ है, ऑक्सीजन नहीं दिया है मतलब आपको ये मान के चलना है कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको जो भी निकालना है 16 ग्राम के अकॉर्डिंग निकालना है। अगर देखो कि किस तरह से करते हैं हम इसको, अगर ये 1 मोल बनेगा तो ये भी 1 मोल बनेगा, ये 1 मोल बनेगा तो ये 2 मोल बनेगा, अगर ये 1 मोल है तो ये 2 बनेगा। इस तरह से काम होता है। आपको मतलब ये जो कंपेरिजन करना है ये उस रिएजेंट के साथ करना है जो कम है। तो यहाँ ऑक्सीजन तो एक्सेस में है, नहीं दिया है मतलब एक्सेस में है। तो सबसे पहले मोल्स निकालता हूँ। 16 डिवाइड बाय क्या करूँ, 44 करूँ। तो 16 डिवाइड बाय अगर मैं 44 करता हूँ तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, सॉरी 44 नहीं, CH4 का मास कितना होता है 16 ग्राम होता है। तो अगर मैं 16 डिवाइडेड बाय 16 करता हूँ, 16 डिवाइड बाय 16 करता हूँ, ठीक है, तो हमारा नंबर ऑफ मोल कितना आ गया 1। मतलब हमारे पास जो CH4 है वो कितना मोल है, 1 मोल है। और देखो अगर ये 1 तो ये कितना मिलेगा, 2 मोल मिलेगा। 2 मोल मिलेगा मतलब 2 इंटू मास ऑफ H2O। तो क्या हो गया ये हमारे पास 36 ग्राम वाटर आ गए। वेरी इजी। अगर यहीं पे अगर क्वेश्चन में मुझे दिया होता कि 32 ग्राम CH4 है, 32 ग्राम का मतलब क्या हुआ, 32 ग्राम मतलब देखो बहुत इजी है कि 32 ग्राम का मतलब क्या हुआ, 32 डिवाइडेड बाय 16 कितना मोल आ गया, 2 मोल आ गया। अब अगर ये 2 है तो ये कितना बनेगा, 4 बनेगा ना, क्योंकि ये 1 से जब 2 बन रहा है, 1 से 2 बन रहा है तो 2 से कितना बनेगा, 4 बनेगा। सो फिर 4 मोल इंटू वाटर का मास। तो इस तरह से हम 32 ग्राम के लिए भी निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि कितना मोल मीथेन, क्या क्या क्वेश्चन था कि हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने मीथेन के, कितने मीथेन की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हमें 22 ग्राम CO2 मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर मास में दिया हुआ तो उसको हमें मोलर मास मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो 22 डिवाइडेड बाय क्या करूँ, 44 कर दूँ।
तो जैसे ही 22 डिवाइड 44 किसे क्यों किया, क्योंकि मोलर मास CO2 का 44 होता है। तो जैसे ही मैंने डिवाइड किया, ये आया हमारा 1/2। तब देखो अगर ये 1/2 है तो ये 1/2 किससे मिल रहा होगा, इसके 1/2 से ही मिल रहा होगा ना। एक से एक मिलता है तो आधे से आधा मिलेगा, मतलब हमें CH4 कितना ज़रूरत पड़ेगा, हाफ मोल। और हाफ मोल CH4 का मतलब क्या हुआ, हाफ मोल CH4 मतलब हाफ इंटू 16। ठीक है, समझ में आया। तो आपको 8 ग्राम CH4 की ज़रूरत पड़ेगी। हमने क्वेश्चन को थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया, हमसे बस मोल पूछा गया था तो वो हाफ मोल पे आंसर आ गया था, हमें उसको मास तक लेके गए जो कि 8 ग्राम हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट पर बेस्ड है, बट इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग इन वीडियोस को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने कलीग्स में, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ आपको पढ़ाने के लिए। अगर आप लोग मतलब मुझे रिस्पांस नहीं मिलेगा तो पढ़ाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। सो प्लीज़ शेयर दीज वीडियोस जहाँ भी इनकी ज़रूरत हो। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म बताना है। ठीक है, सो सबसे पहले आपको अपन को N2 प्लस H2 मिलके क्या बनाता है, NH3 बनाता है। ठीक है, N2 प्लस H2 मिलके क्या बनाता है, NH3 बनाता है। हाँ, अब बैलेंस से क्या इक्वेशन नहीं है, सबसे पहले मुझे इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं नाइट्रोजन बैलेंस करूँ तो मैंने इधर 2 था, इधर भी 2 कर दिया। ठीक है, अब ये इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, हाँ, अब मुझे निकालना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। ठीक है, 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन मिलके 2 मोल NH3 आता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले मोल्स में कन्वर्ट करते हैं कि नाइट्रोजन का कितना मोल है और हाइड्रोजन का कितना मोल है, और उसको फिर हम 1:3 में चेक करेंगे कि कौन लिमिटिंग है। तो हमने यहाँ कन्वर्ट किया 50 kg नाइट्रोजन को मोल्स में। ठीक है, तो हमारा आया 17.86 इंटू 10⁻² मोल। फिर हमने हाइड्रोजन को के मोल मोल कैलकुलेट किए, जो इतना आया। ठीक है, अगर हम अब चेक करें 1:3 की बात करें, ठीक है, सो तो लिमिटिंग रिएजेंट को कैलकुलेट करने के लिए आपको हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो हमें इतना पता है कि 1 मोल जो है नाइट्रोजन को 3 मोल हाइड्रोजन की ज़रूरत है। ठीक है, सो हम अगर बात करें कि 17.86 इंटू 10⁻² मोल को कितने की जरूरत पड़ेगी, हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आता है 5.36 इंटू 10⁻3, जो कि हमारे पास जितना है उससे कम है। मतलब क्या है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो कम पड़ जाएगा। तो हम फर्दर अब जितने भी कैलकुलेशंस करेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, सो हमें पता है अब हमें पता है कि 3 मोल हाइड्रोजन से हमें 2 मोल NH3 मिल रहा था। हमने जब इक्वेशन को बैलेंस किया था तो यही हो रहा था। हाँ, सो 3 मोल से हमें 2 मोल मिल रहा है, तो हमें 1 मोल हाइड्रोजन से कितना मिलेगा, 1 मोल हाइड्रोजन से हमें कितना मिलेगा, 2/3 मिलेगा। अब जब हमें 1 मोल से 2/3 मिलेगा तो हमें 4.96 से कितना मिलेगा, तो मैंने इस 2/3 में 4.96 इंटू 10⁻3 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही मैंने इस मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 3.3 इंटू 10⁻3 मोल ऑफ NH3। आपको अमाउंट बोला गया है तो आप उसको मोल को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, आप मोलर मास NH3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा। तो 17 ग्राम को जैसे ही मैं 3.3 इंटू 10⁻3 में मल्टीप्लाई करता हूँ, सो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 56.1 kg NH3। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। आपको सॉल्यूशन जो NCERT क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको भी मैं आपको जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा। बट सबसे पहले मुझे ये पता चलता रहना चाहिए कि मुझे रिस्पांस चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ इसको शेयर कीजिए ताकि मुझे मैक्सिमम रिस्पांस मिल पाए और मैं फर्दर आपको आगे पढ़ाने के लिए मोटिवेट हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।